हेलो, मैं हूँ शैलजा। कॉम्प्यूहेल्प कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, जो मैंने आप लोगों को पिछला प्रोग्राम बताया था उसमें मैंने बताया था कि आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं। आज ये लेके चलिए कि जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आज उसने सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखना है तो उसके थ्रू उसने कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और अगर उसने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे कोई ना कोई डाटा भी चाहिए। तो अब सी लैंग्वेज बनाने वाला है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने क्या किया, जब सी लैंग्वेज में डेटा टाइप का कंसेप्ट दिया तो उसने रियल लाइफ के यूज़र को ध्यान में रख के ही ये कंसेप्ट दिया। अब ये जो सी लैंग्वेज है, तो उसने जब सोचा कि रियल लाइफ का यूज़र क्या क्या डेटा यूज़ कर सकता है, तो कहा गया या तो वो कहता है नंबर हो सकते हैं या वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। बट जो नंबर्स हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें डिजिट्स भी होते हैं और डेसिमल्स भी होते हैं। अब ये जो डिजिट्स हैं इसे लैंग्वेज में स्टैंडर्डाइज नाम दिया गया। तो डिजिट्स को कहा गया इंटीजर, डेसिमल्स को कहा गया फ्लोट और अल्फ़ाबेट्स को कहा गया कैरेक्टर। अब ये जो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर हैं, जब हम इन्हें प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो इंटीजर के लिए हम लिखते हैं इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट ही लिखते हैं और कैरेक्टर के लिए लिखते हैं कैर। इंटीजर आप देखें यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि डिजिट्स में होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 10 मेंशन किया हुआ है। फ्लोट कोई भी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ 10.5 मेंशन किया, और कैरेक्टर कोई भी अल्फ़ाबेट में भी ABCD कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, जब मैं इस इंट, कैर, फ्लोट डेटा को प्रोग्राम में यूज़ करूँगी और जब प्रोग्राम को रन करूँगी तो रन टाइम पे क्या करेगा, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा रैम के ऊपर, राइट। तो जो इंटीजर है, अब क्योंकि प्रोग्राम जब रन करते हैं तो रन टाइम पे रैम मेमोरी यूज़ होती है, तो जब इंटीजर हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो ये रैम के ऊपर 2 बाइट, फ्लोट जो है वो 4 बाइट और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेगा। तो वी कैन से ये जो 2 बाइट है, 4 बाइट है और 1 बाइट है, इट इज़ अ स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द डेटा ऑन द मेमोरी। अब देखिए, ये है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब भी हमने कभी इंटीजर डेटा या फ्लोट डेटा या कैरेक्टर डेटा के साथ इंटरेक्ट करना है तो इंटीजर के लिए बनाने वाले ने हमारे लिए यहाँ पे बनाया है %d, फ्लोट के लिए %f बनाया है और कैरेक्टर के लिए %c बनाया है, जिन्हें हम लैंग्वेज में टेक्निकली कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई, विच स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ योर डेटा। कंपाइलर %d देख के उसे पता चलेगा कि ये इंटीजर है, फ्लोट को देख के पता चलेगा ये, %f को देख के पता चलेगा ये फ्लोट है, और %c को देख के पता चलेगा ये कैरेक्टर है। वैसे मैं इसको आगे आपको प्रोग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, राइट। तो क्यों ना हो आज हम इसके अकॉर्डिंगली एक छोटा सा सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के देखें। उस प्रोग्राम में मैं क्या करूंगी, दो इंटीजर्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो बताऊंगी। ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें मैंने कोड लिखा हुआ है दो इंटीजर्स नंबर को ऐड करने का। अब देखिए, आपको पता है प्रोग्राम की कंपाइलेशन तो हमेशा वॉइड मेन से ही स्टार्ट होती है। इट मीन्स इस केस में क्या होगा, कंट्रोल सबसे पहले वॉइड मेन में आएगा। वॉइड मेन में आने के बाद वो ब्लॉक में एंटर करेगा, जिसे मैंने बताया था कि इसे कहते हैं बिगिनिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद जैसे वो फर्स्ट स्टेटमेंट में पहुंचा तो उसे यहाँ पे दिखेगा इंट स्पेस num1। इट मीन्स इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, रैम पे जाएगा। तो क्यों ना हो उस रैम की हम एक इमेजिनरी पिक्चर ही देखते हैं। सो लेट्स सपोज ये है हमारे कंप्यूटर की रैम। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है इंट num1, तो इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, रैम पे आके एक ब्लॉक बनाएगा और उसे नाम दे देगा num1। अब देखिए, ये जो रैम है ये तो कंप्यूटर में एक मेमोरी है, तो कहता है जब भी वो ब्लॉक बनेगा तो उसे इंटरनली क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस भी एलोकेट होगा। मे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 8672। तो एक ब्लॉक बना नंबर नाम का और उसे इंटरनली कंट्रोल ने क्या किया, एक मेमोरी एड्रेस भी एलोकेट कर दिया। अब आप देखें ये जो नंबर है अभी तक तो देखने में ये खाली लग रहा है। बाय डिफॉल्ट फिर भी इसमें एक वैल्यू रहती है जिसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। वो कुछ भी हो सकती है, और देखिए गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसका यूजर के लिए कोई भी यूज नहीं है, फिर भी वो उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है। लेट्स सपोज जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा।
मैंने क्या किया, सपोज एक प्लॉट खरीद लिया एंड उसके बाद क्या किया, मैं चाहती हूँ कि बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है मैंने 1 साल के बाद शुरू करवानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, प्लॉट खरीदने के बाद उसमें बाउंड्री वॉल लगवा के उसको छोड़ दिया। जब मैं 1 साल के बाद वहाँ पे जाऊँगी, इस प्लॉट को देखूंगी, तो क्या होगा, वहाँ पे गार्बेज कलेक्ट होगा। पर क्या होगा, जैसे मैंने बिल्डिंग बनवा दी वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, वो गार्बेज हट जाएगा और उसकी जगह वो बिल्डिंग आ जाएगी। वैसे ही फ्यूचर में क्या होगा कि यहाँ पे अभी तक तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू दिख रही है, बट फ्यूचर में जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वो गार्बेज वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। मीन्स इस गार्बेज वैल्यू की जगह वो हमारे वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब हम फिर से प्रोग्राम में चलते हैं। अब आप देखें कि अब कंट्रोल पहुंचा नेक्स्ट लाइन में, उसे दिखा इंट num2। अगेन जैसे num1 के केस में रैम के ऊपर मेमोरी एलोकेट हुई थी, num2 के केस में भी रैम के ऊपर क्या करेगा, वो एक मेमोरी एलोकेट करेगा और स्पेस होगा। सो आप देखें, कंट्रोल फिर से रैम में आया और रैम में जाके उसने फिर से एक ब्लॉक बना दिया और उसे नाम दे दिया num2। एंड अगेन देखिए, ये भी एक ब्लॉक बना है तो उसे भी इंटरनली क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, गार्बेज वैल्यू। ये जो मैं यहाँ पे मेमोरी एड्रेस और गार्बेज वैल्यू लिख रही हूँ, ये एक इमेजिनरी फॉर्म है। कुछ भी वो अपनी तरफ से रन टाइम पे गार्बेज वैल्यू और मेमोरी एड्रेस उनको दे सकता है, मे बी num1 और num2 को। इसी के अकॉर्डिंगली अब हम चलते हैं प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, फिर से कंट्रोल जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया तो उसे दिखा इंट res। तो अगेन जैसे num1 num2 को रैम के ऊपर मेमोरी मिली थी, अगेन कंट्रोल क्या करेगा, रैम पे जाए और रैम पे जाके एक और ब्लॉक बना देगा और उसे वो नाम दे देगा res। और देखिए इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू रहेगी, गार्बेज, और इसे भी इंटरनली क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा। राइट, सो आप देखें। राइट, अब इसके बाद हम प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। बट सबसे पहले देखें, रैम के ऊपर इस टाइम 3 ब्लॉक बने हैं, एक को नाम दिया गया है num1, एक को num2 और एक को res। इट मीन्स कि ये तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। num1 भी इंटीजर है, num2 भी इंटीजर है और res भी इंटीजर है। तो इंटीजर मैंने आपको बताया था, इन डाटा जो है वो रैम के ऊपर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 ब्लॉक बने हैं रैम के ऊपर, num1 num2 res, और तीनों ही किस टाइप के हैं, ये इंटीजर टाइप के। इट मीन्स इस केस में टोटल 6 बाइट की मेमोरी रैम के ऊपर रिजर्व होगी। राइट, अब उसके बाद कंट्रोल क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। एक तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे है, उसे सबसे पहले दिखेगा CLR SCR। ये मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। नेक्स्ट जब वो कंट्रोल पहुंचा num1 इक्वल्स टू 100, तो इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, जो हमारा num1 नाम का जो ब्लॉक रैम पे मेमोरी पे बना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, गार्बेज वैल्यू। तो वो क्या करेगा, उस गार्बेज वैल्यू को हटा देगा और उसकी जगह एक वैल्यू स्टोर कर देगा 100। बट आप याद रखना, यहाँ पे ये 100 हमारे राइट हैंड साइड है और num1 लेफ्ट हैंड साइड है। लैंग्वेज का एक रूल है कि जब भी कभी वैल्यू असाइन होगी वो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही होगी, लेफ्ट टू राइट कभी भी वैल्यू असाइन नहीं होगी। और यहाँ पे आप देखें इन बिटवीन आपको ये ऑपरेटर दिख रहा है इक्वल टू, इसे लैंग्वेज में टेक्निकली कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम क्या है, वैल्यू को असाइन करना। तो अगेन इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, रैम पे जाएगा और जो num1 नाम का ब्लॉक बना है उसे वो वैल्यू कौन सी असाइन कर देगा, 100। तो वो गार्बेज वैल्यू की जगह 100 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो देखते हैं। सो अब आप देखें, वो गार्बेज वैल्यू हट जाएगी और उसकी जगह 100 स्टोर हो जाएगा। तो आज हम इसे गार्बेज वैल्यू नहीं कहेंगे, ये अब हमारे पास एक वैल्यू बन चुकी है जो यूजर के लिए चाहिए। ठीक है, वैसे अब हम प्रोग्राम को नेक्स्ट रीड करते हैं, नेक्स्ट स्टेट। सो अब आप देखें, कंट्रोल फिर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और वहां पे उसे देखेगा num2 इक्वल टू 200। तो जैसे मैंने पिछली स्टेटमेंट में आपको बताया था कि लैंग्वेज में असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। इट मीन्स अब कंट्रोल क्या करेगा, 200 वैल्यू जो है वो किसको असाइन कर देगा, num2 को। मीन्स असाइन करने वाला तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इस केस में क्या होगा, जो num1 में पहले डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हुई थी उसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 200। राइट, सो अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास
num1 है इसकी गार्बेज वैल्यू हट जाएगी और उसकी जगह 200 स्टोर हो जाएगा। तो अब अगेन ये गार्बेज वैल्यू न रह के एक ऐसी वैल्यू बन गई जो यूजर के लिए रिक्वायर्ड है। वैसे अब हम प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें, इस केस में कंट्रोल को क्या मिला, res इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, ये जो num1 और num2 में हमारे पास वैल्यू थी, जैसे num1 के पास है 100 एंड num2 के पास है 200, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा। और ऐड करवाने वाला अगेन यहाँ पे प्लस दिख रहा है, जिसे हम यहाँ पे लैंग्वेज में कहते हैं ऑपरेटर, जो एडिशन का काम करता है, ये ऑपरेटर है। ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 300, राइट। बट कहता है अगेन इस 300 को हमें स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए हमने एक ब्लॉक बनाया था, आपको बताया था res नाम का। तो इस केस में क्या होगा, जो num1 और num2 की एडिशन होके जो वैल्यू 300 बनी है विल बी असाइन टू res। और अगेन असाइन करने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, मींस इस केस में res में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 300। सो देखते फिर से। अब आप देखें res की वो वैल्यू गार्बेज वैल्यू हट जाएगी और उसकी जगह 300 वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये कैसी वैल्यू है जो यूजर के लिए चाहिए। बट अगली स्टेटमेंट फिर से हम रीड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो क्या हुआ कि इसके थ्रू सिर्फ num1 num2 और res में वैल्यू स्टोर हुई है, बट वो res में क्या वैल्यू आई है रिजल्ट के बाद अभी तक वो यूजर को नहीं मिली है। तो मैंने आपको बताया था कि यूजर को जब भी आपने कोई आउटपुट दिखानी है तो उसके लिए फंक्शन बना है printf। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, ये res की जो वैल्यू है 300 ये हमें यूजर को शो करनी है। तो इसके लिए हम ये res को हम क्या करेंगे, printf के अंदर डिस्प्ले कर देंगे। फिर से देखते हैं नेक्स्ट। उसके लिए आप देखिए स्टेटमेंट है printf, फिर मैंने डबल कोट्स लगाए हैं, रिजल्ट इज, फिर स्पेस देके %d लिखा है जिसे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम दिया था, फिर से डबल कोट क्लोज किए, फिर कॉमा, फिर res लिखा। तो इस केस में और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है। तो इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट इज, डिस्प्ले करेगा। फिर हमने res है हमारे पास, तो एक्चुअली ये जो res में जो वैल्यू स्टोर है ये तब तक डिस्प्ले नहीं होगी जब तक कि हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं देंगे, राइट। एक बार चेक करते हैं, मैंने इस प्रोग्राम को मैं रन कर रही हूँ पहले। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा दिया उसने, रिजल्ट इज 300। ये 300 प्रिंट हुआ ड्यू टू क्योंकि मैंने वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया हुआ है। लेट्स सपोज अब चेक करते हैं बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के क्या आउटपुट आती है। अब मैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को हटा रही हूँ। अब भी आप देखिए प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, बट आउटपुट स्क्रीन में जो res में वैल्यू स्टोर थी वो डिस्प्ले नहीं होगी। इट मीन्स इससे मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसको लगाने के बिना हम कभी भी कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर सकते, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना ज़रूरी है। और याद रखना साथ में कि ये तो था हमारा इंटीजर, और इंटीजर के लिए मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर %d बताया था। वैसे अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो हम %f लिखते और कैरेक्टर होता तो %c लिखते, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल क्या करेगा, गेट ch, तो आपको पता है कि क्या बताया था मैंने, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। और जैसे हम कीबोर्ड से कोई की एंटर करते हैं तो ये फंक्शन जो है अपना काम करेगा, और उस केस में क्या होगा, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो डिसअपेयर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से इसको रन करके बता रही हूँ आप लोगों को। अब आप देखें हमें आउटपुट स्क्रीन पे वो मैसेज दिख गया है, रिजल्ट इज 300। और 300 वो वैल्यू है जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी और जो यूज़र एक्सेस कर लेगा। और अगेन फिर हम कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो डिसअपेयर हो जाएगी, राइट। यहाँ पे ये जो मैंने आपको num1 num2 और res बताए उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं वेरिएबल। आज ये num1 भी हमारे पास वेरिएबल है, num2 भी हमारा वेरिएबल है और res भी हमारा वेरिएबल है। तो आज हमारे पास 3 वेरिएबल आ चुके हैं, एक num1 है, एक num2 है, एक res है। अब हमारे पास फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएबल क्या होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए थैंक्स।